ये हमारी ये जो वीडियो है, हमारी जो टेस्ट श्रृंखला चलती है हर सैटरडे को, उसका उस पर बनाया गया वीडियो है। आपको पीडीएफ चाहिए तो संजय देव क्लासेस करके जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, संजय देव क्लासेस करके, उससे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप उस पीडीएफ से क्वेश्चन पेपर को हल करिएगा। पूरे 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। आपका जो पैटर्न है उत्तराखंड का, उसी पैटर्न पर बनाया गया है। आपको अगर ऐसे 10-12 क्वेश्चन पेपर आपने कर लिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्थिति क्या है, क्योंकि सिलेबस पूरा वही है, कवर है या नहीं है पता चल जाएगा आपको। और बिल्कुल फ्री है संजय देव क्लासेस, जो आपका टेलीग्राम चैनल है, उसमें कोई पेड नहीं है, वो आपके लिए फ्री में उपलब्ध है। 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर, तो वहां से कर लीजिएगा। मैं इसे फिलहाल आपको आंसर बता दे रहा हूं, इस वीडियो से आप उसका मिलान कर लीजिएगा। जहां एक्सप्लेन करने की जरूरत है वहां एक्सप्लेन करूंगा, कम से कम समय में वीडियो खत्म हो जाए, ऐसे प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान, सबसे पहला जो खंड है 40 नंबर का, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्थित कौन सा दर्रा चीन के अतिक्रमण के कारण सुर्खियों में है। अभी उत्तराखंड में आपका जो नीति पास है ये आपके सुर्खियों में है, क्योंकि चीन यहां पर अपनी आपके गतिविधियां बढ़ा रहा है। इस वजह से पीएमईजीपी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जिसे बोलते हैं, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आपका प्रोग्राम है, जो उसके लिए आपका जो उत्तराखंड में इकाइयां लगाई गई हैं, जो इस प्रोग्राम के तहत सबसे ज्यादा लोगों ने अपनी इकाइयां लगाई हैं, किस जिले में लगाई हैं ये पूछ रहा है। किस जिले में सर्वाधिक इकाइयां स्थापित हुई हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर में 145 इकाइयां स्थापित हुई हैं इस कार्यक्रम के तहत। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला वेलोड्रम जो हमारा साइकिल का जो आपका फील्ड होता है, जिसपे साइकिल की रेस होती है, यानी कि साइकिलिंग ट्रैक, जैसे आपके घुड़सवारी के लिए आपका रेस कोर्स होता है, या आपके कार रेस के लिए आपका जो आपके कोर्स बनाए जाते हैं कार का, जीपी के लिए आपका, वैसे ही आपका साइकिल के लिए जो वेलोड्रम बनता है, यानी कि साइकिलिंग का जो ग्राउंड बनता है उसे वेलोड्रम बोलते हैं। ये किस आपका कहाँ बनाया गया, तो आपका जो पैरा ओलंपियन है मनोज सरकार, उनके नाम से जो रुद्रपुर स्टेडियम है, उसमें आपका हमारे राज्य का पहला वेलोड्रम आपका जो सर्किट है वो बनाया जा रहा है रुद्रपुर में, उत्तराखंड का पहला वेलोड्रम। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लगभग कितने वर्ष अस्तित्व में रही? राजस्व पुलिस व्यवस्था उत्तराखंड में लगभग 150 वर्ष रही। आपके राजस्व पुलिस व्यवस्था जो आपके हेनरी रैमजे थे, उन्होंने 1873 में शुरू करी थी, और आपके 2023 तक ये आपके चलती रही। इसमें आपके कई सारे आपकी चीजें हुई थी, क्योंकि राजस्व पुलिस व्यवस्था में आपका देखा जा रहा था कि जो पुलिस के नियमित कार्य हैं वो राजस्व वाले नहीं कर पा रहे हैं। और अंकिता भंडारी जो केस हुआ था ऋषिकेश में, उस ऋषिकेश के नजदीक जो आपके रिजॉर्ट में केस हुआ था, उसके बाद सरकार ने तुरंत निर्णय लिया और 150 वर्ष पुरानी राजस्व व्यवस्था को खत्म करके प्रत्येक क्षेत्र को अब पुलिस के हवाले कर दिया। नहीं तो इन क्षेत्रों में नियमित पुलिस काम नहीं करती थी, बल्कि यहाँ पर पटवारी ही आपका जो पुलिस के काम थे उन्हें देख रही थी। अल्मोड़ा अखबार समाचार पत्र का सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था? अल्मोड़ा अखबार समाचार पत्र का सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर 10 था। अगला, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर थे एक्टन। अगला क्वेश्चन है, 1930 में शिल्पकारों द्वारा जनेऊ धारण करने तथा आर्य नाम रखने का आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? 1930 में जब आपका लाला लाजपत राय आपके उत्तराखंड आए थे, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को आर्य समाज में यहाँ पर दीक्षित कराया था। तो उत्तराखंड में यह आंदोलन हुआ था जनेऊ। पहले आपका जो शूद्र हैं उनको जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं होता था, और वो आर्य जो नाम है वो आर्य समाज में दीक्षित होने के कारण मिला। तो इसका आंदोलन के शुरुआत करता उत्तराखंड में खुशी राम आर्य थे। सरोजिनी नायडू के साथ धरसाना नमक कांड में उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति कौन थे? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसाना में नमक का जो गोडाउन था उसके आगे जो धरना प्रदर्शन करना था और वहां नमक के कानूनों को तोड़ना था, उसके लिए सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था उसे धरसाना की घटना बोलते हैं। उत्तराखंड से एकमात्र व्यक्ति थे ज्योतिराम कांडपाल, जिन्होंने इस घटना में भाग लिया था, इस आंदोलन में। अगला, उत्तराखंड में टर्शियरी मिट्टी का निक्षेप पाया जाता है। टर्शियरी मिट्टी का निक्षेप उत्तराखंड में
आपको या तो शिवालिक में मिलेगा, शिवालिक के अंदर की ढलानों में, या फिर मिलेगा दून घाटी में। तो यहाँ पर दून घाटी सही आंसर है इसमें। वन पंचायत अधिनियम के अनुसार वन पंचायत के 9 सदस्यों में से कम कितनी महिलाओं का होना अनिवार्य है। जो 1930-31 से उत्तराखंड में एक वन पंचायत चल रही है, ग्रामीणों को ही वनों के अधिकार दिए गए हैं, कानूनन अधिकार, तो उसके लिए एक वैधानिक संस्था बनाई जाती है जिसे वन पंचायत बोलते हैं। आपके यहाँ हमारे उत्तराखंड में इसके प्रमुख को सरपंच बोला जाता है और इसके जो मेंबर होते हैं उन्हें पंच बोला जाता है। तो कम से कम 4 इसमें महिलाओं का होना अनिवार्य है। जो नया वन पंचायत अधिनियम है उसमें जो वन पंचायत होगी मिनिमम महिलाओं की संख्या, अधिकतम तो पूरी हो सकती है परंतु मिनिमम 4। झपटो छीनो आंदोलन का संबंध किस राष्ट्रीय पार्क से था? तो ये आपका जो नंदा देवी पार्क है उससे था। इस वन क्षेत्र में लोगों ने अपने स्थानीय अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए ये झपटो छीनो आंदोलन किया था चमोली के नंदा देवी पार्क में। अगला, सरवदी ताल में महात्मा गांधी की अस्थियां किस वर्ष विसर्जित की गई थी? जिस वर्ष उनकी मृत्यु हुई थी उसी वर्ष उनकी अस्थियों को यहाँ सरवदी ताल में विसर्जित कर दिया गया था 1948, जिसे हम चौराबाड़ी ताल या गांधी सरोवर बोलते हैं। रामगंगा और सरयू के संगम को कहा जाता है रामगंगा और सरयू। रामगंगा पूर्वी है और सरयू इनका जो संगम होता है वो होता है रामेश्वर में, पिथौरागढ़ जिले के रामेश्वर में। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध के नीचे से गुजरती है मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा, मुख्य बाउंड्री भ्रंश रेखा, मुख्य बाह्य भ्रंश रेखा और इनमें से कोई नहीं। टिहरी बांध के नीचे से जो रेखा गुजरती है वो है आपका मुख्य भ्रंश रेखा, मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा, जिसे हम बोलते हैं MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये जो आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट मध्य हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करता है, यानी कि यहाँ पर इनके भूगर्भिक जॉइंट है, तो उसी को हम केंद्रीय भ्रंश रेखा बोलते हैं। टिहरी बांध के नीचे से होकर यही गुजर रही है। मार्चियोग दर्रा स्थित है। मार्चियोग आंतरिक दर्रा है जो चमोली को पिथौरागढ़ से जोड़ने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी किस विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए थे? नारायण दत्त तिवारी पहली बार जब निर्वाचित हुए थे जिसमें आपका वो मुख्यमंत्री बने तो वो उस समय रामनगर सीट से निर्वाचित हुए। रामनगर सीट आपका नैनीताल जिले में है, इससे निर्वाचित हुए थे। उत्तराखंड पृथक राज्य विधेयक लोकसभा में पारित हुआ था। लोकसभा में पारित हुआ 1 अगस्त 2000 को और 10 अगस्त को हुआ था राज्यसभा में, 28 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। पिछली बार ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया था, अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अमर सिंह थापा से मलाव का किला किस अधिकारी ने जीता था? मलाव का किला जो आपका अल्मोड़ा जिले में, तो मलाव के किले पर यहां तक कि जब आपके गार्डनर ने संधि कर ली थी सिंगोली की, उसके बाद भी अमर सिंह ने ये छोड़ा नहीं था। बाद में जनरल अख्तर लोनी ने इसे जीत लिया, तब अमर सिंह थापा ने इस संधि को मानने के लिए बाध्य किया अमर सिंह थापा को। तो ये आपके अंतिम किले हैं, जो अंतिम किला है जिस पर अधिकार बनाए रखा था गोरखों ने। तो गोरखों के जो सेनापति है अमर सिंह थापा, उनसे इसे जीता था जनरल अख्तर लोनी ने। कटार मल्ल का सूर्य मंदिर उत्तराखंड में किन शासकों की उपस्थिति का प्रमाण है? शक। सूर्य पूजन का जो प्रमाण है वो आपका शकों की उपस्थिति है। वैसे सूर्य पूजा तो भारत में भी होती है, लेकिन सूर्य मंदिरों को उत्तराखंड में आपके शकों की उपस्थिति का प्रमाण बनाया जाता है। ये पद्धति उन्हीं से आई ऐसा माना जाता है। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का गठन कितने बैंकों से मिलकर हुआ था? उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का गठन आपके 4 उस समय के जो स्थानीय बैंक थे उनसे मिलकर के हुआ था। एक तो पिथौरागढ़ किसान बैंक था, एक अल्मोड़ा बैंक था, एक गंगा यमुना बैंक था और एक आपका अलकनंदा बैंक था। ये जो आपके स्थानीय उस समय क्षेत्रीय आपके बैंक होते थे उनसे मिलकर के आपका जो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक बना, इन 4 बैंकों से मिलकर के बना था। थारू जनजाति का बजहर नामक त्योहार किस माह में मनाया जाता है? बजहर बहुत महत्वपूर्ण में थारू महिलाओं का त्योहार माना जाता है। इसको बजहर मनाया जाता है आपके ज्येष्ठ और बैसाख माह में। कभी ज्येष्ठ के अंत में हो जाता है, कभी बैसाख के अंत में हो जाता है, कभी ज्येष्ठ के प्रारंभ में, तो आगे पीछे जाते रहता है। हरिद्वार में कुंभ मेला तब लगता है जब आपका सूर्य के मेष राशि में और गुरु के कुंभ राशि में, ये ध्यान रखिएगा, सूर्य मेष राशि में जाए और गुरु कुंभ राशि में। प्रत्येक 12 वर्ष में ही ये संयोग बनेगा। 12 राशियों में
आपका ये जो आपकी चीजें होती हैं वो एक ही बार होती हैं। तो 12 वर्ष में ये स्थिति बनती है, सूर्य मेष राशि में और गुरु कुंभ राशि में। तो उसी अवसर पर हरिद्वार में मेले का आयोजन होता है। अन्य जो आपके जगह हैं कुंभ वाली, उनके लिए अलग दशाएं हैं, ये दशा हरिद्वार के लिए है, सूर्य के मेष राशि में और गुरु के कुंभ राशि में। नंदा देवी किस दिन कांसुआ गांव के नौटी मंदिर आती है? जिस साल नंदा राजजात होती है तो सामान्य तौर पर कांसुआ गांव के जो आपका नौटी मंदिर होता है उसमें कहा जाता है कि अपने जो मायके है उसमें जो मानंदा आती है वो आती है बसंत पंचमी के दिन। फिर आपका नंदा राजजात के द्वारा उन्हें हिमालय छोड़ने की प्रथा है। उदय शंकर नृत्य नाट्य अकादमी अल्मोड़ा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2003 में। अल्मोड़ा जो एपीजे अब्दुल कलाम थे उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। आपके उत्तराखंड में सांस्कृतिक धरोहरों को सजोने और उनके आपके विकास के लिए महत्वपूर्ण आपके संस्था है उदय शंकर नाट्य एवं नृत्य अकादमी। श्यूण सांगल नामक आभूषण पहना जाता है। श्यूण सांगल पहना जाता है उत्तराखंड में कंधों में पहने वाला आभूषण है। कुमाऊं क्षेत्र में सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? कुमाऊं क्षेत्र में, वैसे तो नरेंद्र नगर है, कुमाऊं क्षेत्र में नैनीताल में होती है। लगभग कभी कभी 270 mm तक भी बारिश हो जाती है उत्तराखंड में। ये जो आपका नैनीताल जिला है यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, सेंटीमीटर तक। अगला क्वेश्चन है चुआ ज्वार, ज्वार की एक बहुत अच्छी प्रसिद्ध प्रजाति है चुआ ज्वार, इसके लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? चुआ ज्वार मुख्य रूप से आपका उगाया जाता है अलकनंदा घाटी में, अलकनंदा घाटी में। अगला क्वेश्चन है मानेक बुग्याल किस जिले में स्थित है? मानेक को पता है, बहुत सरल सा क्वेश्चन है, उत्तरकाशी में। अगला हरिद्वार जिले का गठन किस दिन हुआ था? 28 दिसंबर 1988 को। महारानी खनेती द्वारा 1857 में किस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया था? महारानी खनेती 1857, जो आपके महारानी खनेती थी, जो सुदर्शन शाह थे उनकी पत्नी थी, तो उन्होंने आपका विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। विश्वनाथ मंदिर जो आपके बाड़ाहाट यानी कि जो हमारा उत्तरकाशी है उसमें जो प्रांगण में है, जो जिसके प्रांगण पर आपका त्रिशूल लेक भी है, उस विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करा 1857 में महारानी खनेती ने। अगला क्वेश्चन है फूलों की घाटी को विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? फूलों की घाटी 2005 में हुई। ये आपका कंबाइंड एरिया, अलग दो स्थल नहीं है आप, क्योंकि नंदा देवी को अलग मान्यता मिली थी और फूलों की घाटी को अलग मान्यता मिली थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दो अलग अलग क्षेत्र हैं, बल्कि एक ही क्षेत्र के अंतर्गत फूलों की घाटी को विश्व धरोहर सूची में स्पेशली 2005 में सम्मिलित किया गया था। अगला लिखो नाथोपुर नाम से जाना जाता था। नाथोपुर किसका प्राचीन नाम है? तो नाथोपुर आपका दुगड्डा का नाम है, जहां पर आपके धनीराम मिश्र के खेत में आपका दुगड्डा शहर बसाया गया था, कस्बा बसा था। अगला क्वेश्चन है चंपावत नगर चंपावती और किस नदी के संगम पर है? चंपावत नगर आपका चंपावत और गंडकी दो नदियों के संगम पर है। गंडकी और चंपावती दो नदियों के संगम पर आपका जो राजगंगा किला है उसी के इर्द गिर्द आपका चंपावत बसाया गया था, जिसके चारों तरफ 4 आल हैं। अगला कृष्ण लीलाओं का सुप्रसिद्ध चित्रकार है, कृष्ण लीलाओं के लिए जिसे जाना जाता है विशेषकर आपका, इसमें मौलाराम है, चैतू है, माड़कू है और मंगत राम है। जो कृष्ण लीलाओं का चित्रकार रहा वो आपका चैतू था। सबसे प्रसिद्ध कृष्ण लीलाएं प्राचीन काल में इन्होंने ही अपने चित्रों में दर्शाई है। अगला उत्तराखंड के शुभ कार्य में बुरी आत्माओं से बचाव हेतु बनाए जाने वाले चित्रांकन। बुरी आत्माओं से बचने के लिए उत्तराखंड में जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं श्यो। अगला न्योली गीत किस क्षेत्र में प्रचलित है? न्योली आपका एक प्रेम प्रधान गीत है आपका पिथौरागढ़ में। ये आपका जो खासकर चरवाहे होते हैं उनके और जो घास काटने वाली महिलाएं, जंगल जाने वाली महिलाएं हैं, उनके बीच संवाद के रूप में गाया जाने वाला एक प्रेम प्रधान गीत है ये न्योली गीत। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर किसकी है? सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर किसकी है? दशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर की है। लगभग 10 साल में 1/3 जनसंख्या यहाँ की बढ़ रही है। अब इस वृद्धि दर के पीछे यहाँ पर ये नहीं कि प्रजनन क्षमता बहुत ज्यादा है, बल्कि कारण यहाँ की ओर पहाड़ों से होता पलायन है, यहाँ लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। अगला सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या किस जिले में निवास करती है?
तो ग्रामीण जनसंख्या हरिद्वार में ही निवास करती है। प्रतिशत नहीं पूछ रहा है, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कह रहा है। तो लगभग लगभग जो आपका 12 लाख के करीब जनसंख्या आपके ऐसी है हरिद्वार की जो आज भी गांव में रहती है। तो सीधी सी बात है कि ये क्या सबसे बड़ा आपका ग्रामीण क्षेत्र है उत्तराखंड का। जबकि वैसे अगर देखें तो प्रतिशत में आपको पता है रुद्रप्रयाग सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है उत्तराखंड का। अगला, बॉक्सा जनजाति उत्तराखंड में सर्वप्रथम किस स्थान पर बसी थी? बॉक्सा लोगों के लिए कहा जाता है कि ये सर्वप्रथम आकर के बसे थे चंपावत जिले के बनबासा नामक स्थान पर। उसके बाद फिर ये उधम सिंह नगर की तरफ भी फैले, कुछ बहुत ये देहरादून में भी पाए जाते हैं, कुछ नैनीताल की तराई में भी है। भद्रतल्ला नामक ऊन बैंक किस जिले में स्थापित किया गया है? ऊन और जो आपका पशु विकास कार्यक्रम है उसके तहत ऊन और जो आपका भेड़ पालन है उसको प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड में कई जगहों पर ये आपके ऊन बैंक स्थापित किए गए हैं, जिनमें से भद्रतल्ला आपका चमोली जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर ये होगा। अगला है सामान्य हिंदी। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, केवल ये पेपर आपका पीडीएफ वहां पड़ी हुई है टेलीग्राम में, और आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, जो ये इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको इस वीडियो के जो आपका कमेंट बॉक्स है उसमें भी लिंक दे देंगे। तो आप यहाँ से लिंक लेकर के पहले सॉल्व कर लें, बाकी यहाँ से मिलान कर लें। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि केवल आंसर बता दिया जाए, एक्सप्लेन करने में बहुत लंबा टाइम खिंच जाएगा, इसीलिए एक्सप्लेन कम ही कर रहा हूँ। कौन सा एक शब्द योगरूढ़ है? योगरूढ़ का मतलब बनते समय यौगिक हो। यौगिक तो सभी हैं, देखो दो दो से बने, राजपुत्र, चारपाई, फूलदान, सेना नायक, यौगिक सभी है। रूढ़ शब्द वो होते हैं जो आपके एक ही से हैं, जैसे राजा कहता, जैसे ये कहता राजा, तो ये एक ही शब्द है, इसे तोड़ेंगे तो इसका महत्व खत्म हो जाएगा। लेकिन ये दो दो शब्दों से मिलकर के बने, इनको तोड़ेंगे तब भी इनका अर्थ बना रहेगा। जब एक ही शब्द से बना हो तो रूढ़ शब्द, जब दो शब्दों से बना हो यौगिक, और जब दो शब्दों से बना हो और अर्थ भी उसका सामान्य ना हो करके अर्थ में वो रूढ़ हो जाए तो उसे बोलते हैं योगरूढ़। जैसे चारपाई, चारपाई का मतलब चार पैरों वाला नहीं है, चारपाई का मतलब खाट है। चारपाई का मतलब खाट क्या है? चारपाई का मतलब खाट। चारपाई का मतलब चार पैरों वाला नहीं है, इसीलिए ये यौगिक होते हुए भी अर्थ में रूढ़ है। तो सही आंसर ये है। बलराम का पर्यायवाची नहीं है, बलभद्र होता है, मूसली भी होता है और हलायुध भी होता है, करतार नहीं है। तो इसका सही आंसर ये होगा। अनुराग का विलोमार्थक शब्द है, अनुराग का विराग। अनुराग का मतलब क्या होता है? प्रेम रखना, किसी से नजदीकी रखना। विराग मतलब किसी से कोई मतलब ना रखना, यानी कि उससे खिन्न रहना। अगला क्वेश्चन है, जो आंखों के सामने न हो, प्रत्यक्ष, परोक्ष या अप्रत्यक्ष, दूरस्थ या फिर परोक्ष। तो इसका सही आंसर होगा परोक्ष। आंखों के सामने जो ना हो, परोक्ष। पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का सही अर्थ है। पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो पेट में दाढ़ी होना मुहावरा मतलब क्या है? ऐसी चीज जो है भी लेकिन दिखाई नहीं दे रही है, अर्थात देखने में सीधा किंतु चालाक व्यक्ति, ये होगा। देखने में सीधा किंतु चालाक व्यक्ति। नारीश्वर शब्द में कौन सी संधि होगी? तो नारीश्वर शब्द किससे बना है? नारी धन ईश्वर। तो अंत किसमें हुआ? बड़ी ई में। आरंभ किसमें हुआ? बड़ी ई में। बनेगी क्या? बड़ी ई। तो क्या बन गया? दीर्घ दीर्घ से मिलकर के दीर्घ। तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। ये सही है। अगला, 12वां हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? इसी वर्ष हुआ है, आपको पता है, फिजी में। 12वां जो आपका हिंदी अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन है वो फिजी में आयोजित हुआ। अगला, कौन सी एक अशुद्ध वर्तनी है? कौन सी एक अशुद्ध वर्तनी है? तो इसमें आप देखिए, अलौकिक बिल्कुल सही है, औद्योगिक बिल्कुल सही है, और आपका मौजूद बिल्कुल सही है, प्रशंसा ये होना चाहिए था, प्रशंसा ये। तो ये आपका इसका सही आंसर होगा। ये आपका अशुद्ध वर्तनी है। किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? प्यासा, बिल्कुल प्यास से बना है, तो आ प्रत्यय लगा है इसमें। चटनी, चट से बना है, नी प्रत्यय लगा है इसमें। लूट, लूट शब्द में आपका एरा लगा है, तभी लुटेरा बना है। तो पागल शब्द अपने आप में पूर्ण है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा है, तो सही होगा पागल। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में
विभक्ति चिन्ह का उपयोग नहीं हुआ है, यानी कि कारक चिन्ह नहीं है। नीलकंठ, राजपुत्र, युद्ध भूमि, घुड़सवार। देखो राजपुत्र को तोड़ोगे तो राजा का पुत्र आएगा, लगा है। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए, भूमि के लिए, लगा है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, इनमें सब में नीलकंठ। नीला है जो कंठ, तो इसमें कहीं पर भी कारक चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब नीलकंठ इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। नीलकंठ इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आल्पिन किस भाषा का शब्द है? आल्पिन, आर्पिन पुर्तगाली भाषा का शब्द है। मिठाई शब्द है, मिठाई, मिठाई क्या है? तत्समय, तद्भव है, देशज या विदेशी? तद्भव, क्योंकि ये बना है मिष्ठान। किस शब्द से? मिष्ठान। ये संस्कृत में मिष्ठान है और ये बन गया तद्भव, बन गया मिठाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? कौन सी भाववाचक संज्ञा विशेषण से बनी है? विशेषण से। चढ़ाई, चढ़ाई ये क्रिया से बनी है। चढ़ना क्या है? चढ़ क्या है? क्रिया। निकटता, निकट का मतलब क्या है? निकट का मतलब एक भाव है, भाववाचक संज्ञा से बनी है। अपनत्व, अपना, ये क्या है? सर्वनाम, सर्वनाम से बनी है। वीर, वीर क्या है? किसी का विशेषता है। वीरता क्या होती? वीरता, वीरत्व किससे बना है? वीर शब्द से बना है। वीर आपका विशेषण है, किसी की विशेषता बताता है, तो ये बना है इससे। कौन सा एक सममात्रिक छंद का उदाहरण है? सममात्रिक मतलब जिसमें चरण भी आपके सम हो और मात्राएं भी सम हो। तो इसमें दोहा और सोरठा में तो दो चरण ऐसे होते हैं जिनमें 11-11 और जिनमें 13-13 मात्राएं होती है दो में। चौपाई में 4 चरण होते हैं और 4 में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो ये सममात्रिक छंद है, जबकि ये सब अर्ध सममात्रिक छंद है। तो चौपाई इसका सही आंसर होगा। हिंदी साहित्य के लिए किस काल को वीर गाथा काल कहा जाता है? हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल कहा जाता है आदिकाल, जिसमें चंद्रवरदाई जैसे आपके लोग हुए हैं जिन्होंने अपने आश्रयदाता राजाओं की वीरता में अधिकतर रचनाएं लिखी हैं, उनकी वीरता का गुणगान किया है, इसीलिए आदिकाल इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र काव्य की रचना की है। कुरुक्षेत्र बहुत बड़ा आपका काव्य है, ये आपका बहुत प्रसिद्ध काव्य है दिनकर का। कौन सा एक अज शब्द का अर्थ नहीं है? अज, अज का मतलब ब्रह्मा भी होता है, अज का मतलब बकरा भी होता है, अज का मतलब शिव भी होता है, अनजान नहीं होता अज। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, और वर्ण को क्या बोलते हैं? ध्वनि चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, नेताजी भाषण देकर चले गए। नेताजी भाषण देकर चले गए वाक्य होगा सरल, संयुक्त, मिश्र या इनमें से कोई। नेताजी भाषण देकर चले गए, एक ही विधेय आपका। नेता उद्देश्य, नेता और भाषण देना क्या? एक ही उद्देश्य। उद्देश्य ये है, विधेय ये है। उद्देश्य हमेशा जो कर्ता होता है वो होता है, और विधेय जो आपका किया जाता है वो होता है। तो एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय, तो इसका मतलब सरल वाक्य। भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के कितने भेद हैं? 5। पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतुमत भूत। तो भूतकाल के टोटल 5 भेद होते हैं। तो ये आपका हिंदी भी हो गया। अब है हमारे पास भाग 3। भाग 3, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स। ये अभी आपकी पुस्तक आई है, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, उनके ऊपर लिखी गई है कि कैसे उनकी यात्रा आपके एक ट्राइबल जो आपका क्षेत्र है, मतलब जनजातीय क्षेत्र है, वहां से रायसीना हिल्स, मतलब राष्ट्रपति भवन जहां पर है दिल्ली का, उस एरिया को बोलते हैं रायसीना हिल्स। तो उनका ये सफर कैसे रहा इस पर, तो ये पुस्तक लिखी है कस्तूरी रे ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा, कस्तूरी रे। अगला, भारत की पहली अंडर सी सुरंग किस राज्य में बनाई जा रही है? अंडर सी सुरंग मुंबई के तटवर्ती भागों को जोड़ने के लिए आपके महाराष्ट्र में पहली अंडर सी आपके सुरंग बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान को, हाल ही में आए बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान को यमन देश द्वारा क्या नाम दिया गया है? नामकरण पद्धति चलती है, जो आपके जापान है, फिर उसके बाद आपका चीन नाम देगा, फिर आपका ताइवान नाम देगा, फिलीपींस देगा, ब्रुनेई देगा, आपका इंडोनेशिया देगा, फिर उसके बाद नीचे सिंगापुर नाम देगा। इस तरीके से ये
एशियाई देशों में बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में आने वाले तूफानों के नामकरण की पद्धति है। जैसे जिस वर्ष सुनामी आया था उस समय जापान की बारी थी तो उसने उसे सुनामी नाम दिया। तो हर साल आप देख रहे होंगे कि जैसे पिछले साल हुदहुद आया था तो उसका नामकरण वह देश करेगा जिस साल जिसकी बारी होगी। हर साल नामकरण के लिए हर देश हर साल अगले देश को शिफ्ट हो जाता है, ऐसे क्रम में। जो आपके एशिया के देश हैं इस क्रम में, तो यहाँ से जो देश आते रहेंगे हर साल उनको शिफ्ट होती रहेगी। तो यमन ने नाम दिया है इस साल जो अभी हाल ही में आया है उसको नाम दिया मोका। मोका मोका नाम दिया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? बहुत खराब स्थान मिला है, 161। प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि प्रेस पर सरकार के नियंत्रण बड़े हैं, इस बीच सरकार के हिसाब से प्रेस काम कर रही है, ये आपका इसीलिए नीचे चली गई है रैंक, क्योंकि बहुत देश है नहीं इसमें, आपके लास्ट में ही है इंडिया प्रेस की स्वतंत्रता में। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से है? ये दोनों आपके अभी एशियन जो आपका बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई है उसमें स्वर्ण पदक जीते हैं डबल्स में, तो ये दोनों आपके बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या चुनिए। जैसे 72 का संबंध है तो 58 का संबंध किससे होगा? तो इसमें क्या है, गुणा 4। अगर इसमें हम गुणा 4 करते हैं तो हमें चाहिए 14, परंतु 14 तो है ही नहीं ऑप्शन में। तो क्या करा है देख लीजिए, इन्होंने ये करा है इसके अंकों को जोड़ दिया है। 7 + 2 = 9 × 2 18 कर दिया है। तो आप इसमें भी ऐसा ही कीजिए, 5 + 6 = 11 × 2 = 22। पहली संख्या के अंकों को जोड़ करके दुगना करके लिखा है। तो पहली संख्या के अंकों का योग 11 है तो दुगना करेंगे तो 22 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेन आरेख पिता पुत्र इंजीनियर के बीच के सही संबंध को दर्शाता है? पिता पुत्र और इंजीनियर के बीच के सही संबंध को दर्शाता है। तो इसमें आप जो डायग्राम देख रहे हो, पिता पुत्र नहीं है, ये है पुरुष, ये है पुरुष। तो इसका मतलब पुरुष जो होगा डेफिनेटली वो जो पिता है वो डेफिनेटली किसके अंतर्गत आएगा? पुरुष के अंतर्गत। अब ऐसे वाले कौन है? ये भी है, ये भी है और वो भी, ये तो बाहर हो गया, क्योंकि कुछ पुरुष पिता है कुछ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। जो भी पिता होगा वो पुरुष जरूर होगा। तो पुरुष घेरा बाहर का है, पिता अंदर का है। दूसरा इंजीनियर, अब इसमें से कुछ पिता भी इंजीनियर हो सकते हैं, कुछ पुरुष भी इंजीनियर हो सकते हैं, तो इसको ऐसे लोगे। कुछ नहीं भी होंगे, कुछ पिता भी इंजीनियर होंगे, कुछ पुरुष इंजीनियर होंगे। जो पिता नहीं है वो भी तो इंजीनियर हो सकते हैं लेकिन पुरुष हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो महिलाएं वो भी इंजीनियर हैं। तो हम इस गोले को सही मानेंगे। कौन सा? तीसरा। तो ये आपका पुरुष है। अगला 3, 8, 15 और 26 श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? तो अगले पद में आप देख रहे हो क्या हो सकता है अगला पद? 3, 5, 7, 11। तो अब क्या लें? 5, 7, 9 का गैप बना होता तो 11 आगे आता, तो इसमें पहले 2 का बना फिर 4 का बना। अब अगर हम 6 का बनाए तो 11 और अगला 6, 17, 26 और 17, 7, 6, 13 है नहीं। तो इसका मतलब इसने जो आपके अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका श्रृंखला बना दिया। 5, 5 के बाद लगातार अभाज्य संख्याओं का 7, 11, तो ये होगी 13। तो इसका आंसर होगा 39, क्योंकि ये भी अभाज्य, ये भी और ये भी, ये भी, क्योंकि 9 भाज्य हो जाती है इसलिए 9 बीच में नहीं है। अगला यहाँ पर जो आपका शब्द है वो क्या होना चाहिए? तो आपको यहाँ से मिलान करना चाहिए, पहले का दूसरे, पहले का पहले का, सबका पहला पहला। तो इसमें पहला क्या आएगा? देखो आपने ABCD लिखी, ABCD EF G H I J K L N L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। तो देखो
आर से क्यू, क्यू से पी, पी से ओ आ रहा है। आर से क्यू, क्यू से पी, पी से ओ आ रहा है, तो ओ से क्या आएगा, ओ से क्या आएगा एन, ओ से क्या आएगा एन। एन किस वाले में है, इसमें, तो एक ही से हो गया ये, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, तो डी सही हो जाएगा। कौन सा एक विषम, कौन सी एक विषम है, कौन सी एक विषम संख्या है, तो आप इसमें देखिए, तो इसमें वैसे आप ढूंढने में लगे रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर आप इसमें देखिए पहली और तीसरी जो संख्या है उनका योग बीच में है, 5 2 7, 6 3 9, और यहां देखिए 5 3 8 होता है, परंतु यहाँ 9 है, और 5 1 6 है, तो इसमें जो फिट नहीं बैठ रहा है वो ये है, तो विषम संख्या ये वाली होगी। अगला क्वेश्चन है, सिंध घाटी के किस स्थल से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर हाल ही में बहुत बड़ा विवाद हो गया है, और सिंधु सभ्यता से कांसे की जो नर्तकी मिली है वो आपके मोहनजोदड़ो स्थल से मिली है, मोहनजोदड़ो से। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैसे भी बहुत पूछा जाता है क्योंकि ये आपके भारत में मूर्ति कला के जो धातु मूर्ति कला है उसके प्राचीनतम उदाहरणों में से एक है। उसके अलावा हाल में इस पर विवाद हुआ है, तो इसको लेकर के तो वैसे भी ये हाईलाइट है, इसलिए इंपॉर्टेंट होगा। गणित को ज्योतिष से अलग करने का श्रेय दिया जाता है, तो इसका सही आंसर है आपका गणित। गणित और ज्योतिष दो अलग अलग चीजें करी थी आर्यभट्ट ने, क्योंकि पहले तक गणित और ज्योतिष को एक ही हिस्सा माना जाता था, लेकिन बाद में गणनाएं करके आपके जो आर्यभट्ट हैं उन्होंने गणित के लिए अलग से आपका थ्योरी दे दी, और जो ज्योतिष है उसके लिए अलग से। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम नेहरू का, सर्वप्रथम किसने कराया था, गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था पुर्तगालियों ने। 1557 में पुर्तगाली भारत में प्रेस लेकर के आ गए थे, और यहाँ पर उन्होंने आयुर्वेद का कोई ग्रंथ है उस पर अपनी पहली पुस्तक छापी थी। पुर्तगाली हैं भारत में प्रेस के जन्मदाता। राष्ट्रीय आंदोलन को राष्ट्रवादी स्वरूप किसने प्रदान किया। राष्ट्रवादी मतलब उसे एक राष्ट्र की जो भूमि आपका लोगों में एक राष्ट्र की भावना जगाने का काम कि वो हिंदुस्तानी है और बाहर के लोगों के साथ उन्हें लड़ना चाहिए, ऐसी भावना सबसे पहले दयानंद सरस्वती और उनके आर्य समाज ने जगाई थी। भूख हड़ताल से किस क्रांतिकारी की जेल में ही मृत्यु हो गई थी। 64 दिन की ऐतिहासिक भूख हड़ताल के बाद जतिन दास की मृत्यु हो गई थी लाहौर जेल में। बहुत महान क्रांतिकारी हैं, वो सरदार भगत सिंह वाले केस में ही थे, और आपके इन्हें लाहौर जेल में रखा गया था। 64 दिन तक भूखे रहे, अपने आप को केवल राजनीतिक हो, क्योंकि इन लोगों को सभी को देशद्रोही घोषित कर दिया था अंग्रेजी सरकार ने। इन्होंने कहा कि हम देशद्रोही नहीं है, देश के लिए लड़ने हैं, और हमारी जो मृत्यु है हमें राजनीतिक कैदी घोषित किया जाए, इसीलिए इन्होंने हड़ताल करी थी, और 64 दिन बाद मृत्यु हो गई। इतिहास है, जब कलकत्ता इनको लाया गया था तो कहा जाता है कि 6 लाख लोग इनकी शव यात्रा में शामिल हुए थे। इतनी भीड़ भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं, और बाद में भी नहीं। आजकल कहा जाता है कि जो राज ठाकरे हैं, बाला साहेब ठाकरे, उनकी मृत्यु में इतने लोग शामिल हुए थे, नहीं तो इतना शव यात्रा में कोई शामिल नहीं हुआ। गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट किस दिन हुआ था। पूना पैक्ट जो आपके भारत में दलितों के लिए भी आपके पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया था 20 सितंबर 1932 को। उसी दिन महात्मा गांधी आमरण अनशन में बैठ गए थे पूना की जेल में, तो वहां पर गांधी और अंबेडकर के बीच आपका 6 दिन बाद तेज बहादुर सप्रू के मध्यस्थता में समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। 26 सितंबर 1932 को, 26 सितंबर 1932 को ये आपका पूना पैक्ट हुआ था, जिसमें अंबेडकर को मना लिया गया कि वो पूना पैक्ट को जो पृथक निर्वाचन मंडल है उसे स्वीकार ना करें, बदले में उनको जो केंद्रीय विधायिका है और राज्यों की जो प्रांतीय विधायिका है उनमें सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पाई जाती है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी आपका शांत क्षेत्र है चंद्रमा का। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी शांत क्षेत्र है चंद्रमा का। अगला क्वेश्चन है, टॉर्नेडो नामक चक्रवातों की उत्पत्ति होती है ए पेरू तट में, बी मैक्सिको की खाड़ी में, ऑस्ट्रेलिया तट पर, और चीन तट पर। तो जो टॉर्नेडो है दुनिया के सबसे तीव्रतम चक्रवात है, जिनकी 400 किलोमीटर प्रति घंटा से 750 किलोमीटर प्रति घंटा तक स्पीड होती है। ये आपके मैक्सिको की खाड़ी से उठ करके उत्तर में अमेरिका का जो फ्लोरिडा प्रांत है
उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर मैक्सिको की खाड़ी होगा। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर मौसम सदैव एक जैसा होता है? देखो, ज्यादा परिवर्तन कहाँ नहीं होगा, आपका भूमध्य रेखा में नहीं होगा, क्योंकि सूर्य अधिकतम इधर जाएगा, अधिकतम इधर, तो यहाँ वर्ष भर लगभग आपका जो स्थिति होती है वो एक जैसी बनी रहती है, जबकि उत्तरी ध्रुव में बहुत तापांतर होता है और मौसम अलग अलग तरह का होता है। मकर रेखा और कर्क रेखा में भी, जब कर्क रेखा में सूर्य होता है तो मकर ठंडा हो जाता है, मकर में सूर्य होता है तो कर्क ठंडा हो जाता है, जबकि विषुवत रेखा में वर्ष भर दिन रात बराबर और मौसम एक जैसा होता है। अधिकतर भारतीय किस समूह से संबंधित है? काकेशियन, मंगोलाइट, ऑस्ट्रोप्रोटोलाइट या फिर आपका निग्रेटो? काकेशियन, भारतीय अधिक काकेशियन, जिसे हम भूमध्य सागरीय प्रजाति बोलते हैं, उस प्रजाति से संबंधित है। मंगोलाइट आपको पता है, छोटी आंखों वाले लोग। ऑस्ट्रोलाइट आपके जो नीचे कर्क रेखा से नीचे की तरफ को रहने वाले लोग हैं, और निग्रेटो जो हब्सी लोग हैं काले रंग के, उनको। निम्नलिखित सेल समूह में से कौन सा एक अधिक धात्विक है? सबसे ज्यादा धातुएं भारत में आपके धारवाड़ में पाई जाती हैं। इन्हीं आपके चट्टानों में सबसे ज्यादा धातुएं खनिज पाए जाते हैं धारवाड़ में। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मैकाल श्रेणी से नहीं हुआ है? मैकाल से 3 नदियां निकलती हैं। नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है अमरकंटक नामक स्थान से, नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से, और उसके बाद सोन नदी निकलती है अमरकंटक से मैकाल श्रेणी में, जो उत्तर गंगा के, और महानदी निकलती है जो छोटा नागपुर का पठार होते हुए उड़ीसा की तरफ बहती है। तो इसका सही आंसर होगा ताप्ती। ताप्ती नीचे से निकलती है इसके। कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? चाय बागानों की जो मिट्टी होती है वो अम्लीय मिट्टी होती है। भारत का मूल वानस्पतिक आवरण कैसा है? भारत का जो नेचर है, मतलब जो प्रकृति है, उसमें मूलतः कौन सी वनस्पतियां उगती है? वैसे तो भारत में सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ का मूल आवरण है कठोर लकड़ी वाले वनों का, सख्त तने वाले जो लकड़ियां होती हैं उनका है। मानसूनी वन है भारत के अधिकतर, इस वजह से। भारत में बेरोजगारी की समस्या का प्रमुख कारण है? जनसंख्या वृद्धि है, बिल्कुल। सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोग का अभाव, सार्वजनिक क्षेत्र में जो आपका री इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो कम है, इस वजह से वहां अवसर नहीं बन रहे। कृषिगत विकास का हुआ, कृषि टेक्निकली बहुत मजबूत नहीं हो रही है, इसलिए भी अभाव है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति से बाजार में चीजें सस्ती हो जाती हैं, महंगी हो जाती है, स्थिरता रहती है, वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में मिलने लगती है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई, जो वस्तु के वास्तविक मूल्य से अधिक पैसा चुकाना पड़े तो वो महंगाई है। दो ही चीज 10 रुपए की 12 में मिल रही है तो इसका मतलब महंगाई है, तो ये आपका ये होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले म्यूचुअल फंड किसने आरंभ किया था? म्यूचुअल फंड आज की डेट में जिसे आप सिप वगैरह बोलते हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्ट प्लान, इसी का एक हिस्सा है वो। भारत में 1964-65 में पहली बार आपका यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा आपका जो म्यूचुअल फंड है पहली बार जारी किया गया था। कोटा क्या है? कोटा जो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा निर्धारित आयात की जो मात्रा है उसकी सीमा तय करने का एक तरीका है कि किसका कोटा कितना है। मतलब एक कोटे का मतलब एक रिस्ट्रिक्शन है कि हाँ इतनी चीजें आप करोगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक संविधान द्वारा प्रत्याभूत अधिकार है? शासन का अधिकार संविधान द्वारा प्रत्याभूत नहीं है। संपत्ति का अधिकार ये भी संविधान द्वारा प्रत्याभूत नहीं है। सूचना का अधिकार ये भी संविधान द्वारा प्रत्याभूत का मतलब जो संविधान में शुरू से था वो था आपका समानता का अधिकार। अगला है, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में क्या शामिल नहीं है? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता मतलब किसी धर्म को मानने या अपने विचारों को रखने या ना मानने की, आस्तिक नास्तिक जो भी हो व्यक्ति उसे अंतःकरण बोलते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है 21 में। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी के विद्युत संरक्षण का जो है वो 20 में है, ये 19 में। अंतःकरण की स्वतंत्रता जो होती है वो होती है अनुच्छेद 25 में। तो ये आपका अंतःकरण की सभ्यता धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, न कि स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य का संबंध संविधान की किस अनुसूची में है? तो 7वीं में। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का जो प्रावधान है
वो 7वीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति द्वारा की गई आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? सामान्य स्तर में नहीं दी जा सकती है, लेकिन एक स्थिति है, यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो। यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तब दी जा सकती है, अन्यथा किसी भी उस परिस्थिति में राष्ट्रपति का जो आपातकाल होता है उसे न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। केवल ये एकमात्र स्थिति है, कुछ नहीं, केवल एकमात्र है ये। तो इसका सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सांसदों के वेतन व भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। सांसद जो राज्यसभा और लोकसभा में होते हैं, तो उनके भत्ते कौन निर्धारित करता है? उनके भत्ते निर्धारित किए जाते हैं संसद द्वारा। समय समय पर संसद निर्धारित करेगी कि उनके भत्ते क्या होंगे। तो इसका सही आंसर है संसद। अगला, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? देखो, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान जरूर होता है, लेकिन वो केंद्र का एजेंट भी है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो स्वाभाविक रूप से वो अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी भी राष्ट्रपति के प्रति होगा। कंप्यूटर का कौन सा भाग विभिन्न हार्डवेयरों को जोड़ता है? कौन जोड़ता है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड से जुड़े रहते हैं सारे हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बूटिंग बोलते हैं, बूटअप। अगला, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने वाला सॉफ्टवेयर है। असेंबली भाषा को आपका मशीनी भाषा में बदलने वाला सॉफ्टवेयर असेंबलर कहलाता है। ये एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। अगला, नेटवर्क और संचार के लिए बनाया गया पहला ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर था। नेटवर्क और संचार के लिए बनाया गया कंप्यूटर का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था आपका यूनिक्स। अगला क्वेश्चन है, त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? त्रिविमीय मतलब 3D। वैसे दो ही डायमेंशन होते हैं चित्र में, जब आप फोटो निकालते हो तो लंबाई और चौड़ाई या ऊंचाई और चौड़ाई दिखती है, लेकिन गहराई भी दिखे यानी कि वास्तविकता दिखे, यानी कि 3D, लंबाई, चौड़ाई और गहराई 3 डायमेंशन दिखे, तो उसको बोलते हैं होलोग्राफी। उसको बोला जाता है होलोग्राफी। तो ये 100 क्वेश्चनों के आंसर हैं। अगर आपको डाउट है किसी पर तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिएगा, और आपके नंबर कितने आ रहे हैं ये भी करें, क्योंकि हमारे स्टूडेंट तो नंबर भेजते ही हैं। यदि कोई हमसे नहीं पढ़ने वाला, क्लास नहीं पढ़ता है, वो भी भेजेगा तो हमें पता चलेगा कि प्रतियोगिता का माहौल क्या है। और अगर कहीं पर आपको कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी जो टेलीग्राम से आपको पहले ये PDF हल करनी है, वो टेलीग्राम में आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है। संजय देव क्लासेस करके टेलीग्राम का लिंक हम इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे और वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी डाल देंगे, तो वहां से आप टेलीग्राम में इसको ले सकते हैं। पहले वहां से सॉल्व कर लें, उसके बाद इसका आंसर की मिलान कर लें। ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं मिल पाया है, इसलिए जल्दबाजी में केवल आपको आंसर बता दिए है। आप मिलान कर लें। अगर आपको किसी क्वेश्चन को लेकर के भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख करके हमें भेजिएगा।